गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस का एक टॉपिक है ये। एसएससी में भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम साथ में काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो टाइप्स ऑफ बैंक में कौन कौन से हैं? शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक। अब इनका क्या मतलब है? शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होते हैं? देखो, शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेक्शन या सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, वो बैंक होते हैं शेड्यूल बैंक। और जो आरबीआई के सेक्शन या सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, वो हो गए नॉन शेड्यूल बैंक। डेवलपमेंट बैंक की भी हम बात करेंगे, जो डेवलपमेंट पे काम करते हैं। सेंट्रल बैंक हमारा हो गया आरबीआई, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक क्या हो? सबसे पहले शेड्यूल बैंक रेगुलेट बाय आरबीआई इन द सेक्शन या 2 या सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड है। शेड्यूल बैंक का टाइप कौन सा है? कमर्शियल बैंक, ओनली कमर्शियल बैंक। अब देखो, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉर्मली पब्लिक के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? ये सारे कमर्शियल बैंक। उसके बाद शेड्यूल बैंक में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक टाइप ऑफ शेड्यूल बैंक है। उसके बाद देखते हैं हम नॉन शेड्यूल बैंक में जो लोकल एरिया बैंक होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं उनके द्वारा जो लोकल में खोले जाते हैं, या जो व्यापारी होते हैं, गोल्ड व्यापारी होते हैं, ज्वेलरी वाले, उनके द्वारा। नॉट लिस्टेड इन आरबीआई सेक्शन। टोटल लोकल एरिया बैंक कितने हैं इंडिया में? 723 बैंक। उसके बाद है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से आते हैं बैंक? हमारे सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक, नाबार्ड बैंक, एनएचबी। ये जो बैंक है ना डेवलपमेंट बैंक, ये पब्लिक के लिए नहीं है। मतलब जो कस्टमर डीलिंग है डेली टू डेली लाइफ, ये है सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन देना। बैंक छोटे बैंक से उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं। हाउसिंग डेवलपमेंट में, ठीक है, एनएचबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, नाबार्ड बैंक हो गया। तो इनको अब हम जो भी हमने शेड्यूल बैंक में और डेवलपमेंट बैंक है, इन सारे बैंक्स को हम एक एक करके देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स नंबर 1 पे, तो वो बैंक जो, सिंपल सी बात है, नाम ही पब्लिक आ गया तो पब्लिक के लिए जो हमारे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, एचडीएफसी, आईसीआई या फिर एसबीआई, पीएनबी, जो गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों बोला गया इनको? ये बैंक को, वो बैंक जो स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट के अंडर में थी, ठीक है, बोर्न टू बी गवर्नमेंट बैंक, वो थे पब्लिक सेक्टर बैंक। और नेशनलाइज्ड बैंक कौन से थे? जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे, जिनकी शेयर्स। अब दोज बैंक नेशनलाइज इन 2 फेस। फेस 1 1969, मैंने आरबीआई में बताया था वीडियो में कि कितने बैंक का फेस 1 में नेशनलाइजेशन हुआ था, और फेस 2 में 1980 में, ठीक है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, नेशनलाइज सबसे पहले कब हुआ था? तो 1969 में और 1980s में। सिंपल सा डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में, वो यही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे कुछ, ये भी पब्लिक सेक्टर में, इसमें भी सारे बैंक हैं, वो काम करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर और नेशनलाइज बैंक में डिफरेंस सिंपल सा पूछ लिया जाए तो ये है कि भैया जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वो बैंक जो स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट के द्वारा थे, ठीक है, गवर्नमेंट टू बोर्न टू बी गवर्नमेंट। और नेशनलाइज्ड बैंक वो थे जो इस टाइम पे नेशनलाइज किए गए थे। ये आते सारे कमर्शियल बैंक में ही हैं। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसबी। एनी बैंक इन विच द प्राइवेट शेयर होल्डिंग 51% और मोर देन 51% एंड हुज हेडक्वार्टर इन इंडिया। एग्जाम्पल आईसीआई। प्राइवेट नाम आ गया तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट शेयर होल्डर होंगे, जिनका मैक्सिमम शेयर प्राइवेट का होगा, गवर्नमेंट का कम होता है, तो वही प्राइवेट बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, ठीक है। अब देखो, पीएसबी भी 2 तरह के थे, एक ओल्ड पीएसबी, एक न्यू पीएसबी। इस्टेब्लिश बिफोर 1994 में वो थे हमारे ओल्ड पीएसबी। और न्यू कौन से थे? जो इस्टेब्लिश आफ्टर 1994। व्हाट इज द रीजन वी कॉल्ड न्यू एंड ओल्ड पीएसबी? बिकॉज आफ्टर नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट 1990, इसने क्या बोला रिपोर्ट ने? इट वॉज सजेस्टेड इंडिया रिक्वायर्ड न्यू एज बैंक। न्यू एज बैंक किस टाइप के बैंक होते हैं? जिनमें अच्छी फैसिलिटी हो, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले, टेक्नोलॉजी यूज हो, लाइक काइंड ऑफ एटीएम, नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं बाद में तो आई ना। तो ऐसे बैंक्स जिन की अच्छी सर्विस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो उन बैंक को बोला गया
न्यू पीएसबी। प्राइवेट जो पीएसबी थे, जो बैंक थे, वो 1994 आफ्टर 1994 के बाद कौन कौन से थे? देखो, आईसीआई, एक्सिस, यस बैंक का लफड़ा ही रहा है, आईडीएफसी और एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डीसीबी एंड आईडीबीआई। और ओल्ड सेक्टर बैंक कौन से थे पीएसबी? साउथ इंडियन, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी, कर्नाटका और नैनीताल बैंक्स। फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? देखो, एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मेजोरिटी ऑफ शेयर आर ओन बाई प्राइवेट सेक्टर बट हुज हेडक्वार्टर इज आउटसाइड द इंडिया। अब देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, उनमें भी प्राइवेट शेयर होल्डर थे। अब यहाँ पे भी तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? उसका जो हेडक्वार्टर था वो इंडिया में ही था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, और जो फॉरेन बैंक है इसका हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्राइवेट जो शेयर होल्डर है उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से बैंक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ दोहा। देखो, अगर हमें ना इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत भी पड़ती है ना, तो हम थोड़ा और एक और वीडियो में इनके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना है कि हमें पता हो नॉर्मल कि बैंक्स के टाइप, काइंड ऑफ बैंक कौन से होते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? एनी बैंक फॉर्म्ड बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल असिस्टेंस, पीपल कम टुगेदर एंड फंड ऑन इम्प्रूव क्या? इक्वल सेक्टर एंड प्रोफेशन। देखो, लोग मिलके आके अपना चंदा इकट्ठा करके और एक सेक्टर में एक प्रोफेशन, पर्टिकुलर सेक्टर बनाते हैं पर्टिकुलर उसमें, तो वो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये तो कोई इसकी डेफिनेशन सिंपल सी हुई नहीं। देखो, गवर्न बाय स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, चीप क्रेडिट टू मेंबर्स। कैसे? कोऑपरेटिव बैंक्स को हम अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना, ये बैंक वो होते हैं जो अपने ही मेंबर को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी चीप रेट्स पे। तो इतना जान लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, तो ठीक है। ये एक मतलब अपने ही जो इनके मेंबर होते हैं उनको ही ये क्रेडिट देते हैं। उसके बाद आते हैं आरआरबी। नेक्स्ट वन इज़ रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। अच्छा, आरआरबी कौन से बैंक हैं और क्यों ओपन किए गए थे? देखो, इसमें जो वर्ड ही यूज़ हो गया रूरल और रीजनल, मतलब गांव के लोगों के लिए, गांव जो रूरल एरिया है वहाँ पे बैंक्स को ओपन किया जाए, लोगों को फैसिलिटी दी जाए, लोग बैंक्स में आएँ, बैंक्स को यूज़ करें। तो आरआरबी विल ओपन इन रूरल रीजनल एरिया लाइक फॉर विलेजर्स, जो फॉर विलेज। आरआरबी का क्या था कि इनको ओपन करने के लिए पैसा चाहिए। अब भैया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वो सारा चीज़ उठाए, खर्चा पानी रिस्क वगैरह सारा पैसा लगाए, तो क्या डूबने का खतरा ज़्यादा रहता था विलेज में, क्योंकि लोग इतना यूज़ बैंक को करते नहीं थे, आते नहीं थे। तो इसलिए इसका जो शेयर्स थे वो डिवाइड कर दिए गए कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी, और कुछ जो प्राइवेट या फिर जो स्पॉन्सर्ड बैंक हैं वो भी अपने शेयर इसमें डाल सकते हैं, ताकि जो लॉस हो वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो प्रॉफिट हो वो भी। तो किसके पास कितना था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था 50%, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक के पास 35%। अब 35% और स्पॉन्सर्ड बैंक ये क्या होते हैं? देखो, स्पॉन्सर्ड बैंक की बात कर लेते हैं। ये हेल्प करते हैं टू असिस्ट टू अदर बैंक लाइक आरआरबी, जो स्मॉल बैंक जो विलेज में, रूरल एरिया में ओपन किए गए। अब ये क्या, जो वहाँ के लोग हैं जो बैंक्स में काम करते हैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस हेल्प के आइडियाज़ देंगे, ठीक है, और गिव फंडिंग भी, ऑल्सो फंडिंग भी देंगे। अब जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक है आर स्पॉन्सर्ड बैंक लाइक एसबीआई, पीएनबी, ईटीसी। ये तो हो गए स्पॉन्सर्ड बैंक के बारे में। उसके बाद आरआरबी की जो मिनिमम कैपिटल है वो कितनी है? उसके बाद विच कमिटी रिकमेंड फॉर ओपन आरआरबी, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने पड़ेंगे। ये मैंने देखे नहीं है यार, जो नोट्स थे मैं उन्हीं से पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट आरआरबी 2 अक्टूबर 1975, नाम क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ये मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। और आरआरबी के खुलने के बाद आरआरबी एक्ट आया। ये आरबीआई एक्ट लिख दिया मैंने, आरआरबी एक्ट होगा।
1976 में, ठीक है। एट दिस टाइम शेयर कितना किस किस का होता था, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक। और इस बैंक को ओपन करने के लिए जो स्पॉन्सर्ड बैंक था वो कौन सा था, वो था सिंडिकेट बैंक। एट प्रेजेंट कितने आरआरबी हैं, तो 56। अब इनको भी मर्ज करने की बात चल रही है कि इनको भी कम किया जाएगा। उसके बाद हम शेड्यूल्ड बैंक में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ और किस पर्पज़ की वजह से हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी फैसिलिटी, इतने सारे बैंक्स ओपन करने के बाद भी गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य था कि बैंकों को गांव से जोड़ा जाए। जो गांव के लोग हैं, रूरल एरिया में जो रहते हैं, उनको उनकी सर्विस दी जाए। तो वो अचीव नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, और बैंक्स भी नहीं कर पा रहे थे। उसका भी रीज़न था। रीज़न यह है कि उनका खर्चा, अगर एक बैंक किसी गांव में जाके बैठता है, लगा अपनी ब्रांच खोलता है, तो एक चैलेंज था बैंक्स को गांव तक पहुंचाने का। तो इसको क्या बोला गया, रूरल पेनिट्रेशन ऑफ बैंक्स, मीन्स बैंकों को गांव तक पहुंचाना। आपने देखा होगा नॉर्मली अपन गांव में भी रहते हैं, जाते हैं, जब बहुत कम लोग जो हैं एटीएम्स वगैरह और बैंक की जो सर्विस है वो यूज़ करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो घरों में इतने हैं कि उनके अकाउंट ही नहीं है बैंक्स में। खास इसके लिए गांव में बैंक की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई ने 2014 में 2 कमेटी बैठाई। उन कमेटियों ने डिसाइड किया क्या, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये क्या था, गाँव के लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। तो एक कमेटी बैठाई गई पेमेंट बैंक के लिए और एक कमेटी बैठाई गई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। दोनों जो बैंक हैं ये बाकी बैंकों से काफ़ी डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों बैंक को डिफरेंशिएटेड बैंक बोल दिया कि जो ये दोनों बैंक हैं ये बाकी बैंक से काफ़ी अलग हैं, डिफरेंशिएट हैं। तो इसीलिए इनको बोल दिया गया डिफरेंशिएटेड बैंक, और इसमें जो सर्विस होगी उसको बोल दिया गया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। ये जो दोनों बैंक हैं ये बाकी बैंकों से कैसे अलग थी, ये वो सारे काम नहीं कर रहे थे जो नॉर्मल जो बैंक थे वो कर रहे थे। ये सिर्फ इनका टारगेट था क्या, कि गांव के लोगों को, ये जो हमारा रूरल पेनिट्रेशन ऑफ बैंक था, ये टारगेट था कि गांव के लोगों को बैंक से जोड़ा जाए। आप बोलोगे भाई कि फिर तो वो अदर बैंक हैं वो भी आ सकते, इनकी क्या नीड पड़ी, वो अपनी ब्रांच खोलने लोगों को पेयर करें तो फिर लोग अपने आप उस बैंक से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इनका टारगेट अलग था, ये अलग तरह से काम करते थे। वो कैसे काम करते थे वो हम एक एक करके देखेंगे। 2 चीज़ होती है, एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग और एक होती है यूनिवर्सल बैंकिंग। ये तो बैंक हो गया ना, मैंने तो ये सिर्फ नाम लिख रखे हैं, बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का अलग अलग कैसे काम हुआ, ये अलग कैसे हुई। देखो यूनिवर्सल बैंकिंग में एक नॉर्मल बैंक का क्या क्या काम होता है, लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट करता है हमारा पैसा, उस पर इंटरेस्ट देता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, इन्वेस्टमेंट जो हमारे पैसा उसका एज ए इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह लगाते हैं। तो वो जो सारी सर्विस हैं वो आती है यूनिवर्सल बैंकिंग में। और ये कैसे अलग हुई, इसमें अगर वो सारी सर्विस ना आए तो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। अब इनमें क्या क्या होंगे डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में, जो ये बैंक सेलेक्ट किए गए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें क्या क्या अलग होगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये लाइन, बोथ बैंक्स वॉज ओपन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये क्या टर्म होती है भाई, ये दोनों बैंक बनाए गए थे इस पर्पज़ से कि सस्ते रेट पे इन बैंकों को जो सर्विस जो फैसिलिटी है वो दी जाए कि इनको लोगों को, गांव के लोगों को, कि सस्ते रेट पे फैसिलिटी दी जाए बैंकों की गांव के लोगों को। अब ये इनका टर्म यूज़ की है, जो लाइन यूज़ की है कि सस्ते रेट्स पे जो फैसिलिटी देना गांव को, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंस बैंक शेड्यूल बैंक में तो आएगा ही, कमर्शियल बैंक में। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, रिकमेंडेशन टू ओपन बाय आरबीआई 2014 में इसको ओपन किया गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, और भी बैंक हैं ऐसे। अच्छा, किसकी कौन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, किसके अंडर में इसको ओपन किया गया, ऊषा थायरॉयड कमेटी के अंडर में। यही जो नाम है यही थे अध्यक्ष यहाँ के, जो लाइसेंस प्रोवाइड करते थे ऐसे बैंकों को। उसके बाद मिनिमम कैपिटल, तो मिनिमम कैपिटल इस बैंक में होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड थी वो थी 100 करोड़ रुपए। अच्छा, उस टाइम पे अप्लाइड किया था 72 ने, अप्रूवल मिला था 10 को बस। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है।
जो चीपर रेट पे बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। और एमएसएमई क्या था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब ये क्या था, इस बैंक का इसमें क्या रोल था, देखो जो स्मॉल लेवल पे जो इंडस्ट्री थी, छोटी जो इंडस्ट्री थी, उनको लोन प्रोवाइड करना। अब जो एमएसएमई की जो भी सारी कंपनियां हैं जो स्मॉल लेवल पे हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए किसको बनाया गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को। उसके बाद ऑफर लोन अप टू 25 लाख ईच लोन। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का जो ज़्यादातर जनरली जो पैसा है वो इन्हीं को देते हैं, एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और इसमें ये टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी भी ओपन करते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेड्यूल बैंक, बिल्कुल सही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी शेड्यूल बैंक। और ESAF ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बी कन्वर्टेड इनटू शेड्यूल बैंक है। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल। नचिकेत मोर कमेटी, जो नचिकेत मोर थे ये इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे 2014 में, प्रोवाइड लाइसेंस करते थे ये बैंक्स को। मिनिमम कैपिटल फॉर ओपन दिस बैंक 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। अप्लाइड उस टाइम पे किसने ने किया था, 41 ने। अप्रूवल कितनों को मिला था, 11 को। फर्स्ट पेमेंट बैंक राजस्थान में सबसे पहले ओपन हुआ था, ओपन बाई एयरटेल। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कनेक्टेड विद बैंक, समझ रहे हो ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो बैंक, जो विलेज से जो लोग थे उनको बैंक से कनेक्ट किया जाए। डिपॉजिट एक्सेप्ट मैक्सिमम 1 लाख। देखो नॉर्मली अपन क्या है, पेमेंट बैंक में जाते हैं कि हमने सुना है कि यार पेमेंट बैंक डिपॉजिट इससे भी ज़्यादा करता है लिमिट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो इससे ज़्यादा लिमिट जो करता है ना, वो दूसरे बैंक के थ्रू करता है। वो उसमें उसका सेविंग अकाउंट या जो भी करंट अकाउंट है उसमें पैसा डाल देता है, और वो दूसरे बैंक के थ्रू पैसा एक्स्ट्रा लेता है 1 लाख के ऊपर जो डिपॉजिट करता है। वरना उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख ही है। वो दूसरे बैंक के थ्रू वो काम करता है, दूसरे बैंक में वो पैसा जमा करवा देता है। ऑफर डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं इसमें, ठीक है। डू नॉट गिव, ये लोन नहीं देता पेमेंट बैंक, बिल्कुल ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, लोन देता है किसको, इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। डू नॉट गिव क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल ठीक है। जब लोन नहीं देगा, एक तो लोन भी नहीं दे रहा, लोन नहीं दे रहा तो भाई इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम है इस पेमेंट बैंक की। और डू नॉट गिव क्रेडिट कार्ड बट प्रोवाइड ATM प्रोवाइड करता है। रिस्क डिक्रीज, अब देखो लोन भी नहीं दे रहा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली रिस्क कम होगा, क्योंकि लोग लोन नहीं देगा तो कोई पैसा लेके नहीं भागेगा। कोल्ड नैरो बैंकिंग, नैरो मतलब कम, सर्विस कम प्रोवाइड कर रहा है, रिस्क कम है। मैक्सिमम बैलेंस इस बैंक नोट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख। तो ये था पेमेंट बैंक के बारे में। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक जो है, मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो में बात की, उनके बारे में हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऐसे बहुत सारे पेटीएम पेमेंट बैंक हैं, ठीक है। और जो एफडी या डिपॉजिट करता है ये 1 लाख से ऊपर, वो दूसरे बैंक के थ्रू ही करता है, ये मैंने आपको बात पहले बता दी। ऐसा नहीं है कि ये एफडी आरडी नहीं कर सकता ये बैंक, कभी आप सोचो ये कर सकता है, नहीं, ये नहीं कर सकता है। ये अगर 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट होती है, ये दूसरे बैंक में जाके ये काम करता है, एफडी आरडी जो भी करना होता है, खुद के बैंक में नहीं करता ये काम। और लास्ट में है डेवलपमेंट बैंक्स। अब इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ, इनकी फुल फॉर्म देख लो आप, सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। इनमें हम बात करेंगे कि ये भी तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिप्लेस कर सकता था, लेकिन क्यों उसको ओपन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये बैंक के बारे में थोड़ा सा, बैंक के बारे में थोड़ा बेसिक सा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।